लेकिन तो हम लोगों ने कल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, XYST का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये सब पढ़ लिया था। आज हम मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड हमको पता है, सबसे पहला मेथड है हमारा WSM, जो हमारा इलास्टिक रहने देता है कंक्रीट को, हम स्ट्रेस तक ले जाता है। कहाँ पर है ये? एनेक्चर बी, पेज 80। वर्किंग स्ट्रेस नेम इम्प्लाइज डिजाइन आरसीसी बेस्ड अपॉन एक्चुअल स्ट्रेसेस, जो एक्चुअल स्ट्रेस आ रहा है उसी पे ये डिजाइन कर देता है, उस पे कोई फैक्टर नहीं करता है। नो फैक्टरिंग ऑफ लोड्स which are acting on concrete and steel due to actual loads. WSM assume material concrete behave in linearly elastic manner. Linearly elastic ही रहने देता है, उससे आगे वो नहीं जाने देता है। Ensure linearly elastic behavior, allowable stress are kept below the strength of the material. Obviously बात है, अगर linearly elastic आपको behavior चाहिए, allowable stress को आप strength of material, जो material का strength है उससे कम रखेंगे ताकि वो linearly elastic काम करे। Based on elastic theory, assumes both steel and concrete and are elastic and obey Hooke's law. Hooke's law सबको पता है, stress is directly proportional to strain. तो जहां तक stress directly proportional to strain रहेगा, सिर्फ उसी पॉइंट तक हम कंक्रीट को और स्टील को स्ट्रेस देंगे WSM में। तो obvious सी बात है, WSM में हम कम स्ट्रेस लेवल तक ले जाते हैं। लीनियरली इलास्टिक मींस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। Therefore, concept of factor of safety, it is the ratio of strength of material to the allowable stress. अब obvious सी बात है, जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, उस तक अगर हम ले जाए स्ट्रेस को तो वो इलास्टिक नहीं रह जाएगा। तो हम उससे नीचे लेवल के स्ट्रेस तक मटेरियल को जाने देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल पे हमें, मटेरियल स्ट्रेंथ पे हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 is used for bending compressive stresses in concrete. WSM में 3 यूज करते हैं और LSM में 1.5 यूज करते हैं, ध्यान रहना, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूज करते हैं कंक्रीट के लिए WSM में, एंड 1.78 यूज करते हैं स्टील के स्ट्रेंथ के लिए। अगर Fy है उसका यील्ड स्ट्रेंथ, तो Fy डिवाइडेड बाई 1.78, इतना स्ट्रेस हम स्टील का यूज करेंगे WSM के लिए। ये सेम चीज 1.15 होती है LSM में, ठीक है। ये 1.5 होती है LSM में, ठीक है। और ये सेम चीज आपकी 1.15 होती है LSM में, ठीक है। LSM में हम ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं। चलिए, assumes that concrete is elastic, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स क्या है? कंक्रीट को इलास्टिक मान रहा है ये, ठीक है। ट्रू तो है नहीं, वो नॉन इलास्टिकली बिहेव करता है, ठीक है। इट यूजेस एफओएस ओनली फॉर स्ट्रेसेस, सिर्फ मटेरियल स्ट्रेंथ पे एफओएस यूज कर रहा है, सिर्फ कंक्रीट पे और स्टील पे उसके स्ट्रेंथ पे एफओएस यूज कर रहा है, बट लोड्स के लिए एफओएस यूज नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लोड्स बढ़ जाए फ्यूचर में तो उसके लिए ये डिजाइन नहीं कर रहा है। बट LSM में आपको याद होगा, डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट एफओएस यूज करते हैं। तो इस चीज में LSM इससे बेटर हो गया। इट डज नॉट यूज एफओएस फॉर लोड्स, अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड। ऑब्वियसली बात है, अनसर्टेनिटीज मतलब अगर लोड बढ़ जाए आगे जाकर तो। It does not account for shrinkage and creep, the time dependent and plastic in nature. Shrinkage मतलब वाटर के लॉस के बाद कंक्रीट श्रिंक करेगा। क्रीप मतलब, क्रीप होता है आपका कांस्टेंट लोडिंग के साथ कंक्रीट की डिफॉर्मेशन हल्की हल्की बढ़ती है, क्रीप में ऐसा होता है टाइम के साथ साथ। तो उसके लिए भी WSM कोई खास डिजाइनिंग करता नहीं है। Uneconomical because it limits the permissible stress on concrete and steel. Concrete and steel के stress के लिमिटेशन देता है ये एफओएस डाल के। एफओएस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें कंक्रीट और स्टील ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, डिजाइन हमारा अनइकोनॉमिकल होगा, ठीक है। WSM मोस्ट ऑफ द फील्ड से हट चुका है, बट आज भी वाटर टैंक, चिमनी और ब्रिजेस के लिए WSM यूज होता है, क्योंकि इन सब चीजों में हम इकोनॉमी नहीं देखते हैं। इन सब चीजों में हम ये नहीं देखते कंक्रीट कितना लग रहा है, स्टील कितना लग रहा है। इन सब चीजों में हमें सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ब्रिजेस में सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WSM हम यूज करेंगे। वाटर टैंक में पानी होता है, अगर वाटर टैंक फट गया तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेफ्टी हमें ज्यादा चाहिए। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आप देख रहे हो, जो स्ट्रेस है वो लीनियरली बढ़ रहा है। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ आपको दिख रहा है XB, XU या NA, जो आपको मानना है, ठीक है। तो वहां से लेकर यहाँ तक आपका स्ट्रेस सिग्मा CBC तक बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए,
स्ट्रेन कर्व तो एलएसएम में भी सेम सा रहेगा, बट स्ट्रेस कर्व जो है डब्ल्यूएसएम का डिफरेंट है। देखो सिग्मा सीबीसी तक जा रहा है, सिग्मा सीबीसी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एफ सी के जो उसका ग्रेड है डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो सीधा आपका सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर M25 है तो M25/3 8 के आसपास आएगा, तो 8 हम से राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके आपको सिग्मा सीबीसी निकालना है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कंप्रेसिव फोर्स। और जो स्ट्रेस ट्रायंगल है, स्ट्रेस ट्रायंगल न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो क्या फोर्स आएगा, टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग उससे कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो आपको ये एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, और स्टील के एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, और दोनों को इक्वेट करना है। तो उससे क्या आएगा हमारा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है, और अगर हमें कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स निकालना है तो बेसिकली हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो टेंसाइल फोर्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डब्ल्यूएसएम में। ठीक है, चलिए फिर एक अल्टीमेट लोड मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बस ये होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस तक ले जाते हैं, मतलब यहाँ पर हमने मटेरियल पे एफओएस लगाना छोड़ दिया और हमने लोड पे एफओएस लगा दिया। तो लोड पे एफओएस लगा दिया तो उससे ये अच्छा हुआ कि लोड अगर बढ़ जाए आगे जाकर, उसके लिए हमने डिजाइनिंग कर ली, बट इसमें मटेरियल का एफओएस हमने हटा दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोड फैक्टर मेथड, क्योंकि इसमें लोड पे फैक्टर लगाया जाता है। Load factor used to address the uncertainties of load imposed on structure. Different load factor, different type of loads. Dead load, live load. Dead loads की बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू लाइव लोड, तो इसलिए डेड लोड के लिए अलग एफओएस है, लाइव लोड के लिए अलग अलग एफओएस है। अल्टीमेट और कोलैप्स लोड यूज्ड एज डिजाइन लोड। अल्टीमेट लोड्स आर ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द वर्किंग और सर्विस लोड्स। उस वर्किंग और सर्विस लोड को हम डब्ल्यूएसएम में यूज कर रहे थे, उसको इंक्रीज करते हैं एफओएस लगाकर, सुटेबली बाय सम फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग लोड्स टू ऑब्टेन अल्टीमेट लोड्स। ठीक है, और कॉन्क्रीट, ठीक है, सेक्शन डिजाइन बाय यूएलएम आर थिनर एंड मोर इकोनॉमिकल इन दैट यूज्ड बाय डब्ल्यूएसएम। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे देखो एफओएस कंक्रीट में 1.5 है, वहां पे 3 था, तो एफओएस उसका हाफ हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कंक्रीट ज्यादा स्ट्रेस तक जा रहा है, कंक्रीट कम यूज होगा तो इकोनॉमिकल हो गया। बट यहाँ पे देखो स्टील पे एफओएस 1 कर दिया है, एफओएस है ही नहीं स्टील पे, 1.78 से 1 कर दिया गया है, एफओएस है ही नहीं स्टील पे, तो वो ज्यादा डिफॉर्म करेगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था इसका। Since the loads are factored, therefore the value is higher than WSM, which takes into account the non-elastic behavior. ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, factoring of load done up to ultimate strength values of material will lead to very thin sections, so economical, which leads to excessive deformations. Obviously बात है, आपने एफओएस बहुत कम कर दी है स्टील पे, तो डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा ही आएगा, तो इसलिए वो सेफ तो रहता है पर सर्विसेबल नहीं होगा। मैंने बताया था दो चीजें होती है, एक कोलैप्स और एक सर्विसेबल। कोलैप्स मतलब बिल्डिंग ही टूट गई, बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, तो वो तो वैसे भी यूज करने लायक है नहीं। और सर्विसेबल क्या होता है, डिस्ट्रक्शन इतना ना हो कि जो लोग उस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं उनको अनसेफ फील हो। यूएलएम का यही ड्रॉबैक था, कोलैप्स तो नहीं होता था, सेफ रहता था, बट स्ट्रक्चर नॉन सर्विसेबल हो जाता था, स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन आती थी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है नुकसान ही होना है। ठीक है, तो WSM was a safe design, but it was uneconomical, did not take into account the uncertainty of loading. ULM took into account the uncertainty of loading, but it ignored the FOS part of material stresses in steel, which had made WSM design safe. Therefore, a design method having the good qualities of both designs was needed. इसलिए लिमिट स्टेट मेथड का इजाद हुआ, जिसमें आपका मटेरियल पे भी एफओएस लगाया जाएगा, स्टील पे भी, कंक्रीट पे भी, और लोड्स पे भी एफओएस लगाया जाए। तो एलएसएम एक तरीके का यूएलएम और डब्ल्यूएसएम का कॉम्बिनेशन है। एलएसएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बता दूं, डब्ल्यूएसएम में सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम निकालने के लिए आएगा। डब्ल्यूएसएम का शेयर डिजाइन या डबली रीइंफोर्स या डिजाइन ऑफ बीम सिलेबस में नहीं है। डिजाइन ऑफ बीम, शेयर रीइंफोर्समेंट, ये सब आपका एलएसएम का ही आना है। ठीक है, WSM is based on service load conditions. ULM was based on ultimate load conditions. So LSM takes into account the safety at ultimate load by using load factors and serviceability at service or working loads. ठीक है,
इन एडिशन टू लोड फैक्टर्स एलएसएम यूजेस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अब यहाँ पे इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेफ्टी हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो चीजों में डिवाइड हो गई, एक तो मटेरियल पे लग रही है और दूसरी तो लोड पे लग रही है, इसलिए इसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोलते हैं। FCK is the characteristic tube strength of concrete and in actual structure characteristic strength is taken as 0.67 FCK। ये क्यों? देखो हम लोग 150 की क्यूब्स में टेस्टिंग करते हैं कंक्रीट की, तो हमारे तो बिल्डिंग में बीम्स कॉलम्स इनका साइज जो होता है वो 150 के 3 गुना 4 गुना होता है। जितना साइज बढ़ता है उतना ही उस पे क्वालिटी कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम FCK की जगह 0.67 FCK शुरुआत से ही मानते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ को जो हम बीम्स में कॉलम्स में यूज कर रहे हैं, और उसके एडिशन में 1.5 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी और मानते हैं, तो 0.67 डिवाइड बाय 1.5 हमारा 0.45 FCK बन जाता है। समझ में आ गया? दो स्टेप्स में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हैं कंक्रीट में। आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ये तो 2.25 हो गया 1.5 नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। FCK से हम पहले 0.67 FCK पे आए, क्यों? क्योंकि बीम्स और कॉलम्स का साइज हमारे कंक्रीट क्यूब जो कि 150 के होते हैं उससे काफी बड़े होते हैं, तो ये आपका बेसिकली साइज फैक्टर आ गया। उसके बाद हम लोग एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं मटेरियल पे 1.5 का, ठीक है। उसके बाद स्टील पे हम 1.15 का लगाते हैं। एक और बात आप बोलोगे कि कंक्रीट पे 1.5, स्टील पे 1.15 का, क्योंकि स्टील फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है उसमें क्वालिटी कंट्रोल बेटर होती है, इसलिए स्टील पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लगाते हैं और कंक्रीट पे ज्यादा, ठीक है। ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेथड कॉम्बिनेशन WSM ULM, ठीक है, मैंने बता दिया। द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट लिमिट स्टेट्स जो भी कंसिडर्ड आर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। मैंने बताया था कोलैप्स सर्विसिबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, देखो स्ट्रेन कर्व तो वैसा ही रहा, लीनियर का लीनियर, ठीक है। और कंक्रीट पे कितना स्ट्रेन दिखा सकता है? 0.0035। आपके ये वैल्यूज, ये पूरा का पूरा डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम के सारे वैल्यूज डायग्राम याद रखना ही रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसमें आपको दिख ही रहा है कि 0.0035 तक स्ट्रेन ले सकता है कंक्रीट, और स्टील कहाँ तक? 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002 FY आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील होगा, ठीक है। और 0.87 मतलब 1/1.15 करोगे तो 0.87 ही आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका कंक्रीट का आपका डायग्राम देखो कि आपका वहां पे मैंने कैसे बताया था कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालनी है, ट्रायंगल का एरिया निकाल के। यहाँ पर भी आपको बेसिकली इसका एरिया ही निकालना होता है। देख लो ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है और ये आपका पैराबोलिक पार्ट है, ठीक है। इन दोनों का अगर एरिया आप निकालोगे तो इसका एरिया आता है 0.36 इंटू FCK इंटू XU। XU आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, इसको अगर आप B से इंटू कर दोगे तो आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये डेरिवेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक क्लास नोट का PDF डाउनलोड PDF अपलोड किया है गूगल क्लासरूम में, उसमें हम डेरिवेशन देख लेना, ठीक है। बेसिकली इस रेक्टेंगुलर एरिया नंबर 1 एंड पैराबोलिक एरिया नंबर 2, इन दोनों का एरिया अगर निकालोगे तो आपका 0.36 P इंटू FCK इंटू XU आएगा, और इंटू B कर दोगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और टेंसाइल फोर्स आपको दिख ही रहा है 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स आपको याद होगा WSM में हमने ये वाला एरिया यूज किया था, इस एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और इस एरिया का मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, और तब हमने वहां पे XU निकाला था न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। पर यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता LSM में। LSM में यही फिगर को हम यूज करते हैं अगर हमने कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स कर दिया, तो उससे ही हमारा सीधा न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद लीवर आर्म का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। लीवर आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंप्रेसिव फोर्स के सेंट्रोइड से लेके टेंसाइल फोर्स के सेंट्रोइड तक लीवर आर्म का डेप्थ होता है, वो होता है D-0.42 XU, ठीक है। ये आपका लीवर आर्म डेप्थ है। तो अगर लीवर आर्म को आप कंप्रेसिव फोर्स से या फिर टेंसाइल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका LSM WSM और ULM था, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखो FCK का ऐसे बनता है, तो हमारे क्यूब का बनता है। उसके बाद हम 1.15 एक बार लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, 0.67 FCK तक पहुंचने के लिए।
ठीक है, देखो आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन क्यूब, आइडियलाइज्ड कर्व फॉर कंक्रीट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का साइज क्यूब से काफी बड़ा होता है, इसलिए वो साइज फैक्टर के लिए हम लोग एक 1.5 का फैक्टर लगाते हैं, जिससे वो FCK से 0.67 FCK बनता है। ठीक है, उसके बाद इस पे एडिशनल 1.5 का मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगाते हैं, इसकी वजह से 1 से 2 से 3 पे पहुंच जाता है वो, और वो 0.67 से 0.45 FCK बन जाता है। ठीक है, और कितने स्ट्रेन तक जाता है कंक्रीट? 0.0035 स्ट्रेन तक कंक्रीट हमारा जाता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट LSM का हो गया। ठीक है, उसके बाद नॉमिनल इफेक्टिव कवर के बीच में डिफरेंस, आपका कंक्रीट के आउटर से लेके स्टील के आउटर तक क्लियर कवर होता है, और कंक्रीट के आउटर से लेके स्टील के मिड तक वो आपका इफेक्टिव कवर होता है। बस ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, IS कोड जितने भी कवर्स के बारे की वैल्यू देता है वो क्लियर कवर की वैल्यू देता है। ठीक है, क्लियर कवर ही वो नॉमिनल कवर है जो आपको IS को मिनट्स की वैल्यूज आपको टेबल से नंबर 16 में मिलेगी। ठीक है, और उसी में अगर हम और भी अंदर जाएं और रीइंफोर्समेंट के मिड तक चले जाएं, तो वही क्लियर कवर फिर इफेक्टिव कवर में बदल जाता है। ठीक है, चलिए फिर, तो अब हम चैप्टर 2 WHM का रिवीजन करते हैं। चलिए फिर, WHM, ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें अब आपके दो टाइप ऑफ बीम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ RCC बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड एंड डबली रीइंफोर्स्ड। ठीक है, सिर्फ सिंगली रीइंफोर्स्ड WHM में है, डबली रीइंफोर्स्ड वगैरह LHM में है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन जोन, नीचे टेंसाइल जोन, वहां पर हमने रीइंफोर्समेंट लगाया। अगर सिर्फ टेंसाइल जोन में रीइंफोर्समेंट लगाया है तो वो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होता है, और अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मतलब कंप्रेशन जोन में भी अगर हमने रीइंफोर्समेंट लगाया है और नीचे भी लगाया है तो वो डबली रीइंफोर्स्ड बीम बन जाता है। ठीक है, चलिए फिर फ्लैंज बीम होता है। फ्लैंज बीम कुछ नहीं होता आपका, बेसिकली स्लैब, स्लैब होता है बीम पे सपोर्टेड, तो स्लैब का भी कुछ पार्ट बीम के साथ बेंडिंग में हेल्प करने लग जाता है, तो वो पूरा का पूरा आपका एक T बीम या L बीम बन जाता है, उसी को हम फ्लैंज बीम बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद assumptions क्या क्या है? सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ये क्यों है जरूरी? क्योंकि इसी की वजह से हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम होता है वो लीनियरली बढ़ता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तक। ठीक है, तो वो आपका सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कंक्रीट एंड स्टील आर परफेक्टली बॉन्डेड। ऑब्वियसली बात है, अगर कंक्रीट और स्टील, यहाँ पे स्टील है, अगर हमें स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी चाहिए, मतलब दोनों में सेम ही स्ट्रेन चाहिए, तो हमें परफेक्टली बॉन्डेड हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ये सब का एनेक्चर बी में गिवन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में दे रखे हैं। ऑल टेंसाइल स्ट्रेस टेकन बाय स्टील एंड नन बाय कंक्रीट। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो भी कंक्रीट है उसको हम इग्नोर करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम सिर्फ स्टील को कंसीडर करते हैं, हम ये मानते ही नहीं कि कंक्रीट कोई भी टेंशन ले रहा है। ठीक है, स्ट्रेस इन रिलेशनशिप ऑफ कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड्स रिमेन लीनियर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर वर्किंग लोड्स है, मतलब जहां तक आपका वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब WHM वाला, तब तक तो लीनियर रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपका फिर लीनियर नहीं रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एंड स्टील रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, WHM में मॉड्यूलर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नथिंग बट 280/3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो मैंने बताया था FCK/D होता है। ठीक है, इसका मॉड्यूलर रेशियो है। ठीक है, देयर आर नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील, ये सब तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब permissible stress obtained by dividing ultimate strength of concrete और yield strength of steel by appropriate factor of safety को पता है। कंक्रीट के लिए बेंडिंग कंप्रेशन, मतलब अगर बीम में कंक्रीट यूज कर रहे हो तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है। एंड डायरेक्ट कंप्रेशन, मतलब अगर कॉलम में यूज कर रहे हो, देखो कॉलम का WHM है नहीं आपका, पर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉलम में WHM से आप डिजाइन करोगे तो वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 4 होगा, और स्टील के लिए 1.78 होता है। ठीक है, और आपको पता है ग्रेटर वेरिएशन ऑफ क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट ड्यू टू इम्प्रॉपर क्योरिंग कॉम्पैक्शन एट फील्ड। ठीक है, क्योंकि फील्ड में अगर कंक्रीट बना रहे हो आप तो ऑब्वियस बात है क्वालिटी कंट्रोल उसमें कम होगा, इसलिए कंक्रीट पे हम पेट्रोल सेफ्टी ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये परमिसिबल सेक्शन कंप्रेशन, ठीक है, बेंडिंग, ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन तो आपका कॉलम के लिए ही होता है, तो बेंडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेंडिंग में आपको दिख रहा है ये अप्रोक्सीमेटली
3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर FC के डिवाइड बाई 3 अगर आप कर दोगे तो आपका सिग्मा CBC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके वैल्यूज हैं एम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग। ठीक है, ये आपका टेबल नंबर 21 पेज 81 में गिवन है। ठीक है, IS 456 यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद स्टील रीइंफोर्समेंट में अगर माइट स्टील है तो M40। ठीक है, M40, और अगर 20 mm से बड़ा है, अगर रीइंफोर्समेंट का साइज डायमीटर 20 mm से नीचे है तो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका मिनिमम परमिसिबल स्ट्रेस होगा, और अगर 20 mm के डायमीटर से ज्यादा है तो वो 130 mm होगा। ठीक है, फिर आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ मतलब आपका Fe415 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.78 से तो 230 के आसपास आएगा। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट HYST बार इज 230। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखनी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ध्यान रखोगे सब समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म और इक्विवेलेंट सेक्शन कुछ नहीं है यार इसमें, कि आपका RCC बीम है इसमें रीइंफोर्समेंट लगे हुए हैं, तो रीइंफोर्समेंट के एरिया को हटा देते हैं, उसके जगह उनके एरिया को M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इक्विवेलेंट सेक्शन आ जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, M क्या है हमारा, M हमारा मॉड्यूलर रेशियो है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, तो ये मॉड्यूलर रेशियो आ क्यों रहा है, हम इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमें स्ट्रेन कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेन हमें सेम चाहिए। तो अगर कंक्रीट और स्टील में हमें स्ट्रेन सेम चाहिए तो आपको पता है स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेन की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो स्ट्रेस दोनों में सेम रहेगा, पर मॉड्यूलस आपका जो मॉड्यूलस इलास्टिसिटी होता है वो स्टील का ज्यादा होता है कंक्रीट से, तो ऑब्वियस सी बात है स्टील ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टील को अगर हम हटा रहे हैं और कंक्रीट को लगा रहे हैं तो हमें एम टाइम्स मोर, इतना, अगर AST आप हटा रहे हो तो M टाइम्स एरिया ऑफ AST आपको कंक्रीट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी के लिए है ये। ठीक है, तो अगर आपका एरिया है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, अगर उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट में तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस M टाइम्स एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, बेसिकली मॉड्यूलर रेशियो का यही यही यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन के बारे में समझते हैं। तो टोटल लोड इज इक्वल टू लोड टेकन बाय स्टील प्लस लोड टेकन बाय कंक्रीट। तो क्या होगा, जितना स्टील में स्ट्रेस आ रहा है इनटू स्टील का एरिया प्लस जितना कंक्रीट में स्ट्रेस आ रहा है इनटू कंक्रीट का एरिया, तो आपका इक्वेशन 1 हो गया ये। ठीक है, तो बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट एज्यूम टू बी परफेक्ट, अगर परफेक्ट है तो जो आपका स्ट्रेन है स्टील में इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट होगा, और स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है सिग्मा अपॉन ई, तो सिग्मा S अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। सिग्मा S जो आपका स्ट्रेस इन स्टील है वो ES बाई EC टाइम्स ऑफ सिग्मा C है, तो ES बाई EC इज नथिंग बट M के दो फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, एक होता है 280/3 सिग्मा CBC, और एक होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला M यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला M यूज किया है, तो यहाँ पर हमारा ये बन गया सिग्मा S इज इक्वल टू M टाइम्स सिग्मा C। इसका मतलब क्या है, जो स्टील है वो कंक्रीट से M टाइम्स ज्यादा स्ट्रेस लेता है। ठीक है, चलिए, it means that stress in steel is M times stress in concrete और load carried by steel is M times load carried by concrete। ठीक है, तो M इज इक्वल टू ES बाई EC, IS कोड 280/3 सिग्मा CBC भी बोलता है इसको। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज से आपका मॉडुलर रेशियो आता है, इसलिए WSM को हम मॉडुलर रेशियो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्म सेक्शन, तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इक्वेशन 1 हमारी ये थी। ठीक है, और सिग्मा S की जगह हम क्या पुट कर देंगे, M सिग्मा C पुट कर देंगे। ठीक है, तो सिग्मा C की वैल्यू कितनी आ गई, P अपॉन AC प्लस MAST। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट तो है ही, प्लस एरिया ऑफ स्टील हमने हटा दिया, तो M टाइम्स एरिया ऑफ स्टील हमें लगाना पड़ेगा, M टाइम्स एरिया ऑफ स्टील का एरिया हमें कंक्रीट का लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या हो गया, P अपॉन A इक्विवेलेंट, ये आपका इक्विवेलेंट सेक्शन बन गया। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ कंक्रीट बेसिकली है क्या, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस
तो एरिया इक्विवेलेंट क्या हो गया, एरिया इक्विवेलेंट हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट पर m टाइम्स AST। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या है, क्रॉस एरिया माइनस AST प्लस ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा m टाइम्स AST। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेक्शन क्या बन गया, ये बन गया A ग्रॉस एरिया प्लस m-1 इंटू AST। ये आपका इक्विवेलेंट सेक्शन बन गया। तो अगर आप P को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, सिग्मा C आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है ट्रांसफॉर्म सेक्शन का। ठीक है, चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट हम पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट WSM में यूज करने वाले हैं। ठीक है, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलर रेशियो द होल कंपोजिट सेक्शन इज ट्रांसफॉर्म इनटू इक्विवेलेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पे स्टील है, इस स्टील की जगह हमने क्या लगा दिया, m इंटू AST टाइम्स का कंक्रीट। लगा नहीं दिया, बस मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये मत समझना सर हमने कहीं फील्ड में लगा दिया, नहीं नहीं, फील्ड में तो स्टील है ही, फील्ड में है आपका, बट एनालिसिस के लिए हम स्टील को सेक्शन से हटा के m टाइम्स AST कंक्रीट वहां पे है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सेक्शन है। ठीक है, आपका सेक्शन है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला सेक्शन आपका B इंटू एन। ठीक है, एन आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, तो B इंटू एन ये आपका कंक्रीट का एरिया हो गया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का। ठीक है, और नीचे रीइंफोर्समेंट की जगह हमने क्या लगा दिया, m टाइम्स AST की कंक्रीट लगा दी। ठीक है, और तो स्ट्रेन कर्व ऐसा है, स्ट्रेस कर्व भी लीनियर है, दोनों लीनियर है। ठीक है, ये सिग्मा CBC, ये सिग्मा ST/m। ठीक है, इसका एरिया निकालोगे तो कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और इसका एरिया निकालोगे टेंसाइल फोर्स आएगा। ठीक है, और कंप्रेसिव फोर्स टोटल कितना है, हाफ, देखो इसका एरिया निकालोगे क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है n, और इंटू बी कर दोगे तो फोर्स हो जाएगा वो, तो हाफ सिग्मा CBC इंटू बी इंटू एन। ठीक है, और टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगी, सिग्मा, देखो अगर आपने इसे कंक्रीट में बदला है तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस कंक्रीट में कम होता है, सिग्मा ST/m होता है, सिग्मा ST/m ये स्ट्रेस हो गया इंटू m इंटू AST। तो क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स m और m कट जाएंगे, सिग्मा ST इंटू AST हो जाएगा। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स हो गया या कंप्रेसिव फोर्स हो गया। ठीक है, और आपको पता है ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो उसके वर्टेक्स से, उसके टॉप से कहाँ पर होता है, उसके टॉप से 2n/3 होता है। ठीक है, तो ऊपर से कितना होगा, n/3। ठीक है, तो वहां से काटोगे तो ये सेंट्रोइड आ गया इसका, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है स्टील का वो d है, इफेक्टिव डेप्थ d। तो d से n/3 अगर काट दोगे तो आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, लीवर आर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लीवर आर्म। ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपका, कंप्रेसिव फोर्स आ गया, टेंसाइल फोर्स आ गया, लीवर आर्म आ गया। ठीक है, और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालना है आपको, इस एरिया का, इस एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट, एंड इस एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट। ठीक है, इससे आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर एन है, LSM में एक्स है, दोनों में एक्स मान लो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, आपको बस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ध्यान होना चाहिए। चलिए, इक्विवेलेंट ट्रांसफर एज पर एनेक्सर 3 कंक्रीट टेंसाइल जोन considered to be cracked, contribute towards taking tensile are neglected, so the effective or equivalent area is equal to concrete in compression zone and additional concrete corresponding to M into AST corresponding to steel area AST। ठीक है, AST की जगह हमने MAST लगा दिया, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कंक्रीट है ही। ठीक है, स्ट्रेन डायग्राम इलास्टिक थ्योरी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है लीनियर रहेगा। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम drawn only for concrete, hence the stress at location of steel is divided by modular ratio। देखो स्ट्रेस डायग्राम जो होता है यहाँ पर सिर्फ WSM में ऐसा है, LSM में आप स्ट्रेस डायग्राम स्टील के लिए बनाते हो। ठीक है, WSM में स्ट्रेस डायग्राम सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट के लिए बनता है, इसलिए जो स्ट्रेस डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पर हमने स्ट्रेस को m से डिवाइड किया है। ठीक है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट सेक्शन में बदलते हैं उसको, इसलिए स्ट्रेस डायग्राम भी हम किसके लिए बनाते हैं, कंक्रीट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर चाहे ES लिखो चाहे EC लिखो, दोनों में स्ट्रेन तो सेम ही रहना है, तो स्ट्रेन डायग्राम में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, एनालिसिस न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन डिफाइंड एज अ सेक्शन एट व्हिच स्ट्रेसेस आर जीरो। ठीक है, स्ट्रेन भी जीरो है, स्ट्रेस भी जीरो है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, इज डिवाइड द सेक्शन इनटू टेंशन एंड कंप्रेशन जोन। ठीक है, और NA किसी पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात है क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टील कितना है। ठीक है ना,
और देखो आप देख रहे हो यहाँ पे जितना न्यूट्रल एक्सिस नीचे होगा उतना ही कंक्रीट में स्ट्रेन ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो हमें न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर स्ट्रेन ज्यादा आया कंक्रीट में तो आपको पता है कंक्रीट ब्रिटल है, तो फेलियर सडन होगा, ठीक है। तो इसी से किसका इजाज होता है, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन का, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, ये एरिया ऑफ स्टील पर, जितना एरिया ऑफ स्टील ज्यादा होगा उतना न्यूट्रल एक्सिस नीचे भागेगा, ठीक है। तो एरिया स्टील का भी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली आपको कैसे अब सबसे पहली बात हमें न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि स्ट्रेस डायग्राम में हम सिमिलैरिटी और ट्रायंगल लगाकर कैसे सिग्मा सी एंड सिग्मा एस निकालते हैं, ठीक है। और सिंपल है यार, देखो ये ट्रायंगल बना एक और नीचे एक ट्रायंगल बना, ठीक है। ये इस ट्रायंगल का बेस कितना है सिग्मा सी, हाइट कितनी है एन, सिग्मा सी बाई एन आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का डेप्थ कितना है डी माइनस एन, और यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिग्मा सी है ये, और सिग्मा सी बेसिकली होता क्या है, सिग्मा एस बाई एम, ऑब्वियस सी बात है ना, हमने अभी देखा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एस बाई एम हो गया और नीचे डी माइनस एन हो गया, सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए, सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए ये, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स हमने पढ़ा है 9th-10th में, ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू क्या गई, एम इंटू सिग्मा सी अपॉन सिग्मा एस इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम आसानी से कॉन्क्रीट का स्ट्रेस या फिर स्टील का स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिग्मा सी बी सी तक पहुंच जाए और सिग्मा एस टी तक पहुंच जाए, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, एम इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू है, देखो कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो सिग्मा सीबीसी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो इक्वेशन है इसमें जो एन की वैल्यू है ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ हुआ तो आपको देख रहे हो अगर ये ज्यादा बड़ा नीचे तो ये और बड़ा हो जाएगा और सिग्मा सीबीसी से भी ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा कंक्रीट में, ठीक है। तो हम वो नहीं चाहेंगे, तो इसलिए जब ये इस इक्वेशन में सिग्मा सीबीसी बन जाता है और सिग्मा एच बन जाता है, उस वक्त जो एन की वैल्यू होती है वो हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन होती है, ठीक है। एनसी इज इक्वल टू केडी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मान लो, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ मान लो, तो केडी के इक्वल हमने मान लिया, ए ऐसे ही मतलब ए टाइम्स ऑफ डेप्थ, ठीक है। तो एम सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एस टी इज इक्वल टू केडी अपॉन डी माइनस केडी, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी, और एम की वैल्यू को पता है क्या होती है 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, तो आपका सिग्मा सीबीसी कट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी के की 280/3 अपॉन 280/3 पर सिग्मा एस टी। ये आपकी किसके लिए, डब्ल्यू एस एम के लिए, याद करो एलएसएम के लिए क्या था, एलएसएम के लिए था 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, वहां पर भी जो के की वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती थी, और यहाँ पर भी देखो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एस टी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखनी है, एलएसएम में ये था, ठीक है। एलएसएम में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, हमें कंक्रीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं चाहिए, वहां पर हमें कंक्रीट में जो स्ट्रेन है वो 0.0035 से ज्यादा स्ट्रेन नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर हमें जो स्ट्रेस है कंक्रीट में वो सिग्मा सीबीसी से ज्यादा स्ट्रेस हमें नहीं चाहिए, तो हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, इसी से किसका इजाद होगा आपका, बैलेंस अंडर इनफोर्स एंड ओवर इनफोर्स। अगर न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू अगर न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस से कम है तो वो अंडर इनफोर्स हो गया, इक्वल है तो बैलेंस हो गया, उससे ज्यादा है तो ओवर इनफोर्स हो गया, ठीक है। चलिए, अब स्टेप्स फॉर फाइंडिंग न्यूट्रल एक्सिस, स्टेप्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहली बात ये कंडीशन है अगर हमारे पास डायमेंशन ऑफ बीम नोन है, मतलब हमें न्यूट्रल एक्सिस पता है, ठीक है, और हमें विड्थ भी पता है, तो ये आपका एरिया हो गया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का बी इंटू एन, और इसका हम मोमेंट लेंगे तो बी इंटू एन एरिया हो गया, और मोमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया का अगर मोमेंट लोगे तो क्या होता है, एरिया इंटू उसके सेंट्रॉइड से डिस्टेंस फ्रॉम दी लाइन ऑफ कंसर्न, मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंसर्न क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो बेसिकली क्या करना है, इस एरिया के सेंट्रॉइड का इस एरिया को इसके सेंट्रॉइड के डिस्टेंस से इंटू करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर सेंट्रॉइड कहाँ पर होता है, मिड पे होता है बिल्कुल, n/2 पे होगा, ठीक है। तो एरिया इंटू n/2 आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया, ठीक है। और
टेंसाइल एरिया का मोमेंट कैसे निकालोगे? m इंटू ए एस टी, हमने ए एस टी को बदला है कंक्रीट में, इंटू इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये n है और यहां से लेकर यहां तक d है, तो ये कितना होगा, d माइनस एन होगा। ठीक है, तो m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन, तो ये आपका मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया आ गया और ये आएगा मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, n की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? दोनों को इक्वेट करने से हमारी n की वैल्यू, जो कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ की वैल्यू है। ठीक है, ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ WSM में हम ऐसा कर रहे हैं, LSM में हम स्ट्रेस डायग्राम ही यूज करते हैं। WSM भी ऐसा ऐसा मेथड है जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज करेंगे, एंड न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालने के लिए हम कंक्रीट का सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, WSM में दोनों अलग अलग है, पर LSM में दोनों ही चीज, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड करना एंड उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, दोनों का दोनों हम स्ट्रेस डायग्राम करते हैं LSM में। ठीक है, चलिए ध्यान रहे आपको। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करने से हमारा एक वैल्यू आ गई। ठीक है, इससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो सोल्यूशन आएंगे, तो जो पॉजिटिव होगा वही हमारा, जो सोल्यूशन पॉजिटिव होगा वही हमारी n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए फिर परसेंटेज ऑफ स्टील, ये कुछ नहीं है यार, देखो क्या है, AST होता है एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील आ गया। बेसिकली बस यही करना है आपको। ठीक है ना, यही करना है, इसी को करते करते हमारी एक फॉर्मूला बन जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो ये हमारी वैल्यू आई थी पहले। ठीक है, अगर रीअरेंज करें तो क्या आएगी, AST इज इक्वल टू BN स्क्वायर अपॉन 2। देखो इसको हमने नीचे भेज दिया, इसको नीचे भेज दिया, तो AST की वैल्यू आ गई BN स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डी माइनस एन। और मैंने क्या बताया था, परसेंटेज टेंसाइल स्टील क्या होती है, AST अपॉन BD। इसको BD से डिवाइड कर दो तो B कट जाएगा और एक एक्स्ट्रा D आ जाएगा इधर, तो परसेंटेज टेंसाइल स्टील क्या आ गई, 50n स्क्वायर अपॉन MD इंटू डी माइनस एन। ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर ये इक्वेशन याद है और परसेंटेज टेंसाइल का बेसिक फॉर्मूला वो क्या होता है, AST अपॉन BD पता है, तो आप अपने आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एन को इज इक्वल टू KD पुट किया है जो हमने ऊपर देखा था, तो हमारा वैल्यू आ गया 50k स्क्वायर अपॉन m इंटू 1 - k। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्लाइड। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आपको। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हम न्यूट्रल एक्सेस निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, AST अपॉन BD से। ठीक है, चलिए बस 1 मिनट बाकी है, फटाफट इस लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट फटाफट चलो जल्दी आइए, सेशन 2 के लिए फटाफट इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। चलिए फिर, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे। परसेंटेज टेंसाइल स्टील मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, एंड AST अपॉन BD होता है परसेंटेज स्टील, वो ध्यान रखोगे सब आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए फिर हमें लीवर आर्म पता करना है। लीवर आर्म मैंने बता दिया, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है कंक्रीट का और ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है स्टील का। ठीक है, तो बेसिकली इस स्ट्रेस डायग्राम के सेंट्रोइड से लेके स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेस के वैल्यू, स्टील के सेंट्रोइड तक ये हमारी वैल्यू होती है न्यूट्रल उसकी, लीवर आर्म की। ठीक है, तो ये आपका कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम है ट्रायंगुलर सिग्मा CGC। ये आपका सेंट्रोइड जो होता है ट्रायंगल का बेस है वो n/3 होता है। ठीक है, और स्टील आपका ऊपर कंक्रीट के टॉप से स्टील तक का डिस्टेंस कितना होता है, D, इफेक्टिव डेप्थ D। तो उससे अगर n/3 आप माइनस कर दोगे तो ये आपका लीवर आर्म फैक्टर आ गया क्या, D माइनस n/3। ठीक है, तो ये आपका कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स है, हाफ इंटू या बेसिकली ट्राइंगल का एरिया इंटू B करोगे तो ये कंप्रेसिव फोर्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिग्मा ST जो स्टील में आपका स्ट्रेस है और स्टील का एरिया, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो टेंसाइल एरिया आ गया। कंप्रेसिव एरिया टेंसाइल एरिया के बीच का डिस्टेंस है तो ये आपका लीवर आर्म है। ठीक है, डेरिवेशन आएंगे। ठीक है, डेरिवेशन जो मैं करा रहा हूँ वो आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं, डेरिवेशन भी करिए आप, डेरिवेशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा RCC। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं आएंगे, नॉर्मल डेरिवेशन देखो यार, बहुत नॉर्मल डेरिवेशन, ट्रायंगल है और ये आपका कंक्रीट का एरिया, आपको स्ट्रेस डायग्राम अगर याद है डेरिवेशन अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि 20-20 मार्क्स में डेरिवेशन दे रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं 2 मार्क्स में दे दूं, आपको बोलो कि बस फॉर्मूला से इक्वेट करो और एन की वैल्यू बता दो, बस इतना बता दूंगा। या 5 5 मार्क के क्वेश्चन में क्या होगा,
आपको फॉर्मूलाज इक्वेट करने के साथ साथ डायग्राम बनाना होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही होता है अंकुश कुमार रॉय, यही होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका लीवर आर्म हो गया, लीवर आर्म आपका डी माइनस एन बाई थ्री हो गया, ठीक है। अब इसी को हमने जेडी में कन्वर्ट कर दिया, बस एक फैक्टर है, ठीक है। एन आपका के डी होता है, तो डी कॉमन निकल गया, तो जे इज इक्वल टू वन माइनस के बाई थ्री होता है, ठीक है। जे इज इक्वल टू वन माइनस के बाई थ्री, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर होता है ये, यूज ना भी करो चलेगा, आपको बस ये पता होना चाहिए लीवर आर्म क्या होता है, डी माइनस एन बाई थ्री, ठीक है। चलिए, आप मोमेंट एनालिसिस कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है यार, ये आपका टेंशन टेंशन का फोर्स है, कंप्रेशन का फोर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई, दोनों में से किसी को भी लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करो, मोमेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, बस खत्म बात, यही करना है आपको, ठीक है। अब इसमें लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर लगाकर और के लगा के और सिंप्लीफाई करते हैं, कंफ्यूज हो रहे हो मत करो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करो, मोमेंट रेजिस्टेंस आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मोमेंट रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बीम अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, आपको पता है बीम में बेंडिंग लगेगी, तो बेंडिंग को रेसिस्ट करने के लिए बीम को अपने अंदर भी कुछ एक्सटर्नल इंटरनल बेंडिंग रेसिस्टेंस डेवलप करना पड़ेगा, एक ही तो लगेगा। डेवलप करने के लिए हम मोमेंट रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। देयर इज स्टैटिक ऑन द बीम इक्विलिब्रियम, फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, तो पता ही है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपका टेंसाइल फोर्स है और टोटल कंप्रेसिव फोर्स है, एक दूसरे की इक्वल होना ही चाहिए, दीज टू फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये एक तरीके का कपल बना रहे हैं, ठीक है ना, एक तरीके का कपल बना रहे हैं, अगर बाहर से एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट ऐसा लग रहा है, तो ये उसको, ये दोनों मिलकर उसको रेसिस्ट करेंगे ऐसे, ठीक है, बाहर से ऐसे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और अंदर से ऐसे इंटरनल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, तो ये नेगेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, और बीम सेफ रहेगी, ठीक है, तो यही आपका बेसिकली मोमेंट और रेजिस्टेंस का पर्पस होता है, ठीक है। ठीक है, दीज टू फोर्सेस इक्वल ऑपोजिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लीवर आर्म, ठीक है, डी माइनस एन बाई थ्री विल फॉर्म अ कपल एंड द मोमेंट ऑफ दिस कपल इज इक्वल टू रेसिस्टिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, सेम डेफिनेशन एलएसएम में भी है, बस उसमें आपका स्ट्रेस डायग्राम बदल जाता है, स्ट्रेस डायग्राम एरिया बदल जाता है और दूसरी बात है लीवर आर्म बदल जाता है, ठीक है। Here the moment of area of respective stress diagram equated for MR calculation, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि WSM में N न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमने कंक्रीट का एरिया यूज किया था, ठीक है ना, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए WSM में हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में सेम चीज मत यूज कर लेना, फिर बोलोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्मूला तो निकल नहीं रहा, ठीक है। बस WSM में ये प्रॉब्लम है, LSM में यार दोनों में ही हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज करते हैं, WSM में बस ये प्रॉब्लम है कि न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम कंक्रीट का एरिया यूज करते हैं और मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम स्ट्रेस डायग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंप्रेसिव फोर्स पता ही है आपको, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू एन, बेसिकली ये ट्राइंगल का एरिया हो गया, इंटू विड्थ कर दोगे तो आपका कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा, कहाँ पर ऐड कर रहा है ये एन बाई थ्री फ्रॉम द टॉप, ये एन बाई थ्री पे ऐड कर, आपको पता है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड उसके बेस से एन बाई थ्री पे होता है, मतलब इसका हाइट है एन, उसका बाई थ्री, ठीक है। टोटल टेंसाइल फोर्स क्या होता है, उसका स्ट्रेस इनटू एएसटी, ठीक है। तो मोटर रेजिस्टेंस कितना हो गया, सी इंटू ए या फिर टी इंटू ए, सी कंप्रेसिव फोर्स है एंड ए आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, ठीक है, तो आपको मोटर रेजिस्टेंस आ गया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, एक मिनट, एक काम कर लूँ, और 02 सब लोग देखो उसको, कोई भी डाउट है उसमें, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वापस पहुंचते हैं वहां पे, चलिए, तो ये आपका मोमेंट रेजिस्टेंस बन गया, न्यूट्रल एक्सिस निकालना आ गया, मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया डब्ल्यूएसएम में, ठीक है, दोनों में ही अलग अलग डायग्राम यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, एन को के डी पुट कर रहे हैं और डी बाहर निकाल रहे हैं और उसको वन माइनस के बाई थ्री, पता है क्या होता है, लीवर ऑन डेथ फैक्टर होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सिंप्लीफाइड हो गया आरबीडी स्क्वायर में, बस और कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, डब्ल्यूएसएम में ओनली एमआरआई क्वेश्चन आएंगे, प्लीज ये क्वेश्चन फिर से मत पूछो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, डब्ल्यूएसएम में सिर्फ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्वेश्चन ही आएंगे, और वो भी सिर्फ सिंगली रिंफोर्स, डबली रिंफोर्स का नहीं आएगा। चलिए, तो मोनेस का फॉर्मूला ये बन गया, हाफ सिग्मा सीबीसी इंटू पी इंटू के डी इंटू डी माइनस के डी बाई थ्री, ठीक है, ठीक है, उसके बाद डी कॉमन निकाला, फिर वन माइनस के बाई थ्री को जे किया
और इस पूरे को इस पूरे हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू जे, इस पूरे के पूरे को इनने आर में कन्वर्ट कर दिया, मोलर रेजिस्टेंस क्या बन गया, आरबीटी स्क्वायर बन गया। ठीक है, बेसिकली सिंप्लीफाई किया है इसको यार। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिंप्लीफिकेशन, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सिंप्लीफिकेशन भी एक तरीका होता है सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन आया और उसमें सीधा आर की वैल्यू दे दी तो पता चले आर की वैल्यू की होती क्या है, हाफ इंटू सिग्मा सी बी सी इंटू के टू जे। के कुछ नहीं है यार, आपका जो लीवर आर्म डेप्थ, जो लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर होता है, एन इज इक्वल टू के डी करते हैं। ठीक है, और जे आपका, सॉरी जे आपका लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर है। ठीक है, 1 - k/3, एंड के कुछ नहीं है आपका न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर है। ठीक है, जो डी कितना टाइम्स ऑफ डी इज योर न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, वो के बताता है। ठीक है, तो ये आपका आर इज कॉल्ड रेसिस्टिंग मोमेंट फैक्टर। ठीक है, अब आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एंड मॉडुलर रेशियो के लिए आर की वैल्यू क्या क्या होती है वो की मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये ध्यान रखना। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए मॉडुलर रेजिस्टेंस होता क्या है, बेसिकली फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स हो चाहे टेंसाइल फोर्स हो, इनटू लीवर ऑन डेप्थ फैक्टर, ये आपका मूवमेंट और रेजिस्टेंस बता देता है। और यूज क्या करना है आपको, करना है आपको स्ट्रेस डायग्राम, आपको स्ट्रेस डायग्राम यूज करना है मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसका बेसिकली आपका बैलेंस अंडर इनफोर्स ओवर इनफोर्स सेक्शन है। मैंने बताया था अगर आपका न्यूट्रल एक्सिस जो है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से छोटा है तो वो अंडर इनफोर्स होगा। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है तो बैलेंस्ड होगा, और अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है तो वो ओवर इनफोर्स होगा। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ स्टील पे। जितना एरिया ऑफ स्टील ज्यादा होगा उतना ही न्यूट्रल एक्सिस ज्यादा होगा, बट न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़ा हुआ तो हमारा जो सिग्मा सी है वो ग्रेटर देन सिग्मा सीबीसी हो जाएगा। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस कंक्रीट में आने लग जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम एन को एनसी तक लिमिट करते हैं। ठीक है, चलिए, बैलेंस सेक्शन इन विच स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीच देयर परमिसिबल वैल्यूज एट सेम टाइम, मतलब सिग्मा स्टील भी सिग्मा एसटी तक पहुंच रहा है और सिग्मा कंक्रीट भी सिग्मा सीबीसी तक पहुंच रहा है एक साथ। ठीक है, आपको पता है ये फॉर्मूला हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाला था, एम सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इक्वल टू एनसी अपॉन डी माइनस एनसी। मैंने बताया था अगर सिग्मा सी सिग्मा सीबीसी बन जाए एंड सिग्मा एस सिग्मा एसटी बन जाए तो एन हमारा एनसी बन जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा एनसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसमें देखो जो कि सिग्मा सी सिग्मा सीबीसी तक पहुंच चुका है एंड सिग्मा एस सिग्मा एसटी तक पहुंच चुका है, तो किसी भी फॉर्मूले से आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, सिग्मा सीबी तक पहुंच गया, सिग्मा एस टी बाई एम, क्योंकि हम स्ट्रेस डायग्राम किसके लिए बनाते हैं, रेगुलर से कंक्रीट के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप, चाहे आप कंक्रीट की साइड से निकालो चाहे स्टील की साइड से निकालो, दोनों मूवमेंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। ऑलवेज डिजायरेबल तो मेरा पॉसिबल डिजाइन द बीम एज अ बैलेंस सेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसमें आपका स्टील और कंक्रीट दोनों ही बराबर यूज हो रहे हैं। ठीक है, अंडर इनफोर्स में क्या होगा, आपका न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है सिग्मा सीबीसी से कम होगा, मतलब कंक्रीट सिग्मा सीबीसी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, बट स्टील इसमें सिग्मा एसटी तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम किसके साइड से निकालेंगे मोटर रेजिस्टेंस, स्टील के साइड से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि अंडर इनफोर्स में किसके साइड से निकालेंगे, बैलेंस में किसके साइड से निकालेंगे, और ओवर इनफोर्स में किसके साइड से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम स्टील के साइड से निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्टील सिग्मा एसटी तक पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए, in under enforced section stress in steel first reaches its permissible value. ठीक है, while concrete is under stress, ऑब्वियसली बात है स्टील अपने बहुत, देखो अंडर इनफोर्स में स्टील हम कम यूज करते हैं। ठीक है, कम यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात न्यूट्रल एक्सिस हमारा ऊपर होगा, अगर न्यूट्रल एक्सिस ऊपर है, ज्यादा ऊपर है, तो स्टील इन कंक्रीट सिग्मा सीबीसी से कम होगा। ठीक है, therefore more resistance calculated from steel side, steel is fully stressed while concrete is not। ठीक है, स्टील और स्टील पता है आपको डक्टाइल होता है, डिफॉर्म होगा, बॉन्डिंग देगा, तो ऑब्वियस ये बात है डक्टाइल फेलियर होगा। Actual neutral axis lies above the critical neutral axis and is less than NC। ठीक है, actual depth of neutral axis less than critical depth of neutral axis, percentage tensile steel less than bilateral। ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है स्टील हमने नीचे कम यूज किया होगा।
मोमेंट रेजिस्टेंस लेस 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 देन बैलेंस सेक्शन, ठीक है। बैलेंस सेक्शन से ऑब्वियस सी बात है मोमेंट रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये आपको बैलेंस सेक्शन है, सिग्मा सीबीसी तक पहुंच गया ये, और सिग्मा एस टी बाई एम तक पहुंच गया ये, और ये आपका अंडर इनफोर्स है, ठीक है। देखो अंडर इनफोर्समेंट में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, एनसी यहाँ तक है, न्यूट्रल क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक है, बट एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एनसी से ऊपर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका कंक्रीट का स्ट्रेस जो है सिग्मा सीबीसी से कम होगा, ठीक है, सिग्मा सीबीसी से कम होगा, ये अंडर इनफोर्स है। टैक्टाइल फेलियर बिकॉज इन दिस सेक्शन स्टील यील्ड फर्स्ट, देखो स्टील सिग्मा एस तक पहुंच चुका है पर कंक्रीट नहीं पहुंच पाया है, एंड sufficient warning is given before collapse. To ductile failure and economy, the under info sections are preferred by designers. ज्यादा डिजाइनर अंडर इन्फो सेक्शन ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका दो सेक्शन समझ लिया हमने, बैलेंस्ड एंड अंडर इन्फोर्स, ठीक है। आप एक और सेक्शन आएगा यहाँ पे ओवर इन्फोर्स का। कोई कैस कर सकता है ओवर इन्फोर्समेंट में हमारा एन जो है वो एनसी के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, नीचे या ऊपर? एन एनसी से कम होगा या नीचे होगा, बताओ। तो इंटरेक्टिव रखते हैं सेक्शन को, सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं, बताओ अगर पता है तो। क्रिटिकल पता होना भी चाहिए, तुम्हें पढ़ाया है मैंने, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्टिव न्यूट्रल एक्सिस ओवर इन्फोर्स में कहाँ होगा? और ये भी बताओ सर नीचे होगा, जो स्टील का सर नीचे एरिया है, होगा। वो स्टील का जो एरिया है वो रिक्वायर्ड जो वो क्रिटिकल परसेंटेज ऑफ स्टील से ज्यादा होगा कम होगा, बताओ। स्टील का एरिया सबसे ज्यादा किसमें होगा? बैलेंस में, अंडर इन्फोर्समेंट में, ओवर इन्फोर्समेंट? सर ओवर इन्फोर्समेंट। ओवर एनफोर्समेंट में सर। बिल्कुल सही, ठीक है। सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता लगी गया है ओवर इन्फोर्मेशन डायग्राम कैसा बनेगा, वो भी आपको पता चल ही रहा होगा अभी, ठीक है। चलिए, ओवर इन्फोर्स percentage of steel provided greater than balance section, so total axis shifts downward and less and greater than NC. In this section concrete reaches its permissible stresses. तो ये बताओ ओवर इन्फोर्समेंट में सिग्मा सीबीसी तक कंक्रीट पहुंच जा रहा है बट स्टील सिग्मा एसटी तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये बताओ मोमेंट और रेसिस्टेंस किसके साइड से निकालोगे? स्टील के कंक्रीट से? कंक्रीट की साइड से निकालोगे, स्टील की साइड से निकालोगे? सर बताओ। सर सर अंडर अंडर इन्फोर्समेंट में तो सर उसकी कंक्रीट स्टील की सर। साइड से निकालेंगे, अंडर इन्फोर्समेंट की साइड से निकालेंगे, बिल्कुल सही, और सर ओवर इन्फोर्समेंट में सर उस कंक्रीट की साइड से निकालेंगे। बिल्कुल सही। और ये बताओ बैलेंस में किसके साइड से निकालेंगे? सर बैलेंस में किसी भी साइड से निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो भी बोल रहा है ये बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, आपने, ठीक है। और जो भी सुन रहे हैं वो भी सुनो यार, जिसको नहीं आता वो भी ये चीज को ध्यान रखो, ठीक है। ओवर इन्फोर्समेंट में हम कंक्रीट के साइड से निकालेंगे, ठीक है। देयरफॉर कंक्रीट फेल्स फर्स्ट बाय क्रशिंग विदाउट एनी वार्निंग, ऑब्वियस सी बात है कंक्रीट फेल कर रहा है, ठीक है। कंक्रीट फेल कर रहा है तो अगर कंक्रीट ब्रिटल है तो सडन फेलियर होगा। एज स्टील हेयर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है, स्टील तो फुल्ली यूटिलाइज हुआ, स्टील सिग्मा स्टील तक पहुंचा ही नहीं, और स्टील आपका कंक्रीट से ज्यादा महंगा होता है, तो अनइकोनॉमिकल भी हो गया, अनसेफ भी हो गया क्योंकि ब्रिटल फेलियर है, और अनइकोनॉमिकल भी हो गया क्योंकि स्टील पूरा यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मोटर रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम कंक्रीट साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू में जो एन यूज कर रहे हैं ना वो ग्रेटर देन एन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलएसएम में ध्यान रहे, एलएसएम में ध्यान रहे, एलएसएम में ओवर रीइंफोर्स में भी हम जो एक्सयू यूज करते हैं वो एक्सयू लिमिटिंग ही यूज करते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल एक्सयू होता है वो एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा होता है एलएसएम में भी, ठीक है। एलएसएम में एक्सयू बोलते हैं, इसमें एन बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एलएसएम में भी एक्सयू होता है जो एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा होता है ओवर इन्फोर्समेंट में, पर करते कौन सा यूज है हम? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक्सयू लिमिटिंग एलएसएम में। बट यहाँ पर ओवर इन्फोर्समेंट में भले ही एन ग्रेटर देन एन सी है फिर भी हम एन को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निकल ड्रॉबैक है डब्ल्यूएसएम का जो आपको बहुत जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक टेक्निकल ड्रॉबैक है डब्ल्यूएसएम का। डब्ल्यूएसएम बोलता है ओवर इन्फोर्स्ड है, कोई बात नहीं, आप एन को यूज करो, एनसी पे लिमिट नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा कि भाई नहीं नहीं एनसी पे लिमिट करो, बोलेगा एन से निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर दिक्कत तो है ना, इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रहे, भले ही एन ग्रेटर देन एनसी है बट आप एन यूज करेंगे, और एलएसएम में भले ही एक्सयू लिमिटिंग से कितना ही बड़ा हो जाए बट एमओआर में
हम एक्चुअल लिमिटिंग ही यूज करेंगे। और किसके साथ यूज करेंगे? कंक्रीट के साथ। कंक्रीट के साथ यूज करेंगे और एक्चुअल लिमिटिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, देखो ये मैं साइमल्टेनियसली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं LSM WSM में पहले ही बता के रखा हूँ तुमको। चलिए चलिए, ओके, तो ये वैल्यू आपकी आ गई मोड रेजिस्टेंस ओवर इम्पोज के लिए, और एन क्या है यहाँ पे? NC से बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डायग्राम आ गया। तीसरा डायग्राम देखो, सिग्मा CBC तो पहुंच जा रहा है, बट इसकी करस्पॉन्डिंग एन जो है वो NC से बड़ा है, और दूसरी बात सिग्मा ST/M तक नहीं पहुंच रहा है, सिग्मा T/M तक पहुंच रहा है। क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं? सिग्मा CBC से कंक्रीट पहुंच रहा है, पर स्टील सिग्मा ST तक नहीं पहुंच रहा है, तो सडन फेलियर। दूसरी बात, सिग्मा ST तक स्टील नहीं पहुंच रहा है, सिग्मा S तक ही पहुंच रहा है, तो स्टील यूज भी नहीं हो रहा है, तो स्टील महंगा है कंक्रीट से, तो अनइकोनॉमिकल भी हो गया। अनइकोनॉमिकल एंड अनसेफ दोनों ही हो गया। ठीक है, चलिए। एंड LSM में जब MOR निकालते हैं ओवर इन्फोर्समेंट का, तो NC से ही निकालते हैं, बट WSM में हम N से निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल ड्रॉबैक हो गया WSM का। चलिए, अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। डिटरमिन मोमेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेक्शन बाय WSM। देखो दो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएंगे, तीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएंगे आपके यहाँ पे। एक तो मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा न्यूट्रल एक्सिस निकालना, और तीसरा स्ट्रेस इन कंक्रीट या फिर स्ट्रेस इन स्टील निकालना। वो तो पता ही है आपको, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम स्ट्रेस इन कंक्रीट स्ट्रेस इन स्टील का फॉर्मूला है, सबको पता ही है। ठीक है, उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। टाइप वन प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, डिटरमिन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेक्शन बाय WSM। सिर्फ सिंगली रिइंफोर्स्ड का ही आएगा। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड का MOR निकालना ही आएगा WSM से। ठीक है, चलिए, क्या क्या गिवन रहेगा? B और D गिवन रहेगा, एरिया ऑफ स्टील गिवन रहेगा, एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन रहेगा। ठीक है, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC सिग्मा ST होगा। ठीक है, या टेबल से निकाल लो, या तो एट्रोसेप्टी से डिवाइड करके उसको राउंड ऑफ कर दो। उसके बाद कैलकुलेट मॉड्यूलर रेशियो M 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, फिर ये आपका सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। इसमें अगर सिग्मा C सिग्मा CBC हो गया और सिग्मा S सिग्मा ST हो गया, तो क्या आ जाएगा? हमारा NC आ जाएगा। NC क्या है? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। तो ये पहले ये निकालेंगे, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालेंगे। BN²/2 इज इक्वल टू, सबको पता है, बेसिकली कंक्रीट के एरिया का मोमेंट अपॉन न्यूट्रल एक्सेस, और एन इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया का मोमेंट अपॉन न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आएगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। पहले हमने क्या निकाला? क्रिटिकल। पहले हमने क्या निकाला? मॉड्यूलर रेशियो। फिर निकाला क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। फिर निकाला एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, फिर इसको इसको कंपेयर करेंगे, इससे क्या आएगा? अगर n लेस देन NC है तो अंडर इनफोर्स्ड के साइड से निकालेंगे, स्टील के साइड से। अगर n इक्वल टू NC है तो बैलेंस्ड है, चाहे कंक्रीट की साइड से निकालो चाहे स्टील की साइड से निकालो, दोनों सेम है। एंड तीसरा, अगर n ग्रेटर देन NC है तो किसके साइड से निकालेंगे? कंक्रीट के साइड से। बस यही है। इफ n इज इक्वल टू NC तो किसी भी साइड से निकाल लो। अगर n लेस देन NC अंडर इनफोर्स्ड है, स्टील की साइड से निकाल लो। अगर n ग्रेटर देन NC तो कंक्रीट साइड से निकालो। और ध्यान रहे, n आपको बड़ा वाला ही यूज करना है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में। ठीक है, बस ये फॉर्मूले है, बस कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ये डायग्राम पता होना चाहिए आपको। सब डायग्राम लीनियर है WSM में। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आप लोगों को यार खुद करना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूले बता दिए आपको, खुद करो क्वेश्चन, थोड़ा हल्का हल्का बता दूंगा। ठीक है, देखो B गिवन है, D गिवन है, इफेक्टिव ही है। ठीक है, 5 बार ऑफ 40 mm डाया है, इससे AST निकल आएगा। मोड रेजिस्टेंस निकालना है, सिग्मा CBC सिग्मा ST गिवन है, M भी गिवन है, सब कुछ इसको सब कुछ ही गिवन है। ठीक है, बस, तो आपको बस पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, 197 आया। एक्चुअल निकालना है, 164 आया, तो n लेस देन NC है। ठीक है, फटाफट बताओ क्या करेंगे इसमें, किस टाइप का सेक्शन है और किस साइड से निकालेंगे? जल्दी बताओ। n लेस देन NC है तो किस टाइप का सेक्शन है, और सर सर इसका आंसर ये सर एरिया ऑफ स्टील का सर गलत आ रखा है क्या? सर। 770 आएगा सर। कोई नहीं, इतना चलता है यार, 1 mm² का डिफरेंस चलता है। ठीक है, उसमें आप फिक्र ना करो। ठीक है, आपने फॉर्मूले सही रखो। ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में अगर आपने सब सही किए हैं, फॉर्मूलेस भी सही लिखे हैं, सब कुछ सही लिखा है, बट थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर है, ज्यादा मार्क्स नहीं काटूंगा मैं। ठीक है ना, ज्यादा फिक्र मत करो। आज से मुझे ये समझना है कि आपको स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम, फॉर्मूले, स्टेप समझ में आए कि नहीं। बेसिकली मेरा ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए फटाफट बताओ। एन लेस देन NC आया है तो किस टाइप का सेक्शन है एंड किस साइड से निकाल?
अंडर इन्फोर्स। अंडर इन्फो अंडर इन्फोर्स्ड है, ठीक है। और अब किसके साइड से निकालेंगे? स्टील के साइड से, ठीक है। चलिए बस हो गया। अंडर इन्फोर्स्ड है, काउंटर रेजिस्टेंस स्टील के साइड से निकालेंगे, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया भी है, लिखा भी है, ठीक है। बस सर पेपर के पैटर्न में कुछ चेंज आएगा, वे सेम रहेगा पहले ही सब्जेक्टिव? मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है ना, वो सेम पैटर्न पे आएगा, ठीक है। चलिए, मोमेंट और रेजिस्टेंस का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी देखो सिग्मा सीबीसी सिग्मा एसटी गिवन है, एएसटी भी गिवन है, बी भी गिवन है, डी भी गिवन है, एम भी गिवन है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। आपको खुद देखना ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनसी आया 158 और एन आया आपका 166, तो देखो एन ग्रेटर देन एनसी है, तो क्या हो गया, ये ओवर इम्पोज हो गया, ठीक है। ओवर इम्पोज हो गया ना, एन ग्रेटर देन एनसी आ गया, ओवर इम्पोज। डब्ल्यूएसएम में क्या करते हैं हम, इसी को यूज करेंगे 166 को। एलएसएम बोलेगा नहीं, आप ये मत यूज करो, आप ये यूज करो, निकालो कंक्रीट की साइड से, कोई दिक्कत नहीं, बट यूज एनसी करो, ठीक है। बट डब्ल्यूएसएम बोलता है कोई बात नहीं, आप एन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लाइज बिलो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ओवर इम्पोज्ड है, ठीक है। एम आर हाफ सिग्मा सीबीसी बी इंटू एन इंटू, देखो एन वही यूज किया, इसी को यूज किया, बट एलएसएम ऐसा नहीं करने देगा आपको, ठीक है। ये डिफरेंस पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 है, डिटरमिन द स्ट्रेसेस डेवलपमेंट कंक्रीट एंड स्टील अंडर गिवन लोडिंग, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब कोई मुझे कोई डाउट पूछ रहा है, क्या डाउट है इनको? डाउट पूछता हूँ, क्या बोले सर जी? पर शेयर किया था पेपर, कौन सा पेपर यार? सैम्पल पेपर की बात कर रहे हो या प्रीवियस पेपर की बात करो? अनम्यूट करो अपने आप को, फटाफट अनम्यूट करो। सर जो आपने लेटेस्टली भेजा था सर। लेटेस्ट क्या है? सैंपल है वो ओल्ड है? मुझे तो बताओ, तभी तो। सर सैंपल पेपर है। सैंपल पेपर है, देखो एक मुझे आदित्य प्रकाश ओझा ने पूछा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेस देन क्यूब स्ट्रेंथ। देखो वो इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, वो बताया था मैं आपको। देखो क्यूब टेस्ट कैसे, क्यूब ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्ट्रेस लगता है, ठीक है। सिलेंडर ऐसा होता है, सिलेंडर, ये सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये 0.8 टाइम्स होता है क्यूब के, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है बताता हूँ मैं आपको, बहुत रीजन है इसके, ठीक है ना। रीजन आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, जो जो क्यूब है ना, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया उसका हर जगह, ठीक है। क्यूब, और ये जो है इसमें सिलेंड्रिकल इफेक्ट भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है जो कॉलम होते हैं, अगर लेंथ आपका ज्यादा है, अगर आपका लेंथ ज्यादा है तो बकल भी कर सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत बकल भी कर सकता है, वो ऐसे या ऐसे, ठीक है। आपने वो रबड़ वाली पेंसिल देखी, जो रबड़ रबड़ वाली पेंसिल होती है, उसको अगर आप कंप्रेस करो साइड साइड से, थोड़ा बकल भी करता है वो, ठीक है ना। तो फेलियर पैटर्न जो है सिलेंडर में काफी अलग होता है क्यूब के कंपैरिजन में, क्योंकि एक तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस होता है यहाँ पर, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं होता हर जगह। यहाँ पर देखो, यहाँ भी 150, ये भी 150, ठीक है, ये भी 150, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस है पूरे क्यूब में, ठीक है। बड़ी यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस सिलेंडर में नहीं रहती, ठीक है ना। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस सिलेंडर में नहीं रहती, तो ये तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्ट्रेस है, प्लस लेंथ भी ज्यादा है, और पकलिंग भी होती है उसमें, ठीक है। तो इसलिए सिलेंडर स्ट्रेंथ जो होता है, सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो होती है, वो अराउंड 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है। अगर इसमें आपकी समझ लो 20 वैल्यू आई है स्ट्रेंथ की, तो इसमें 20 इंटू 0.8, 16 आपकी वैल्यू आई, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ में। देखो यूएस में जो कोड है कंक्रीट का, उसमें वो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम इंडिया में क्यूब स्ट्रेंथ यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए होता है। चलिए अब सैंपल पेपर में पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, चलिए एक बार देखते हैं। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 7, सर सर वो वाला है सर, आरसीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल। अरे यार तुम, तभी मैं तुमसे पूछा, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये है क्या? यस सर। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 7 में सर। दिक्कत क्या है ये तो बताओ। सर इंटेंसिटी में आ रहा है सर दिक्कत। सर इंटेंसिटी ऑफ सुपर इम्पोज लोड। क्या दिक्कत है? सर वो वैल्यू निकल नहीं रही है सर इसमें। क्या दिक्कत है? देखो यार, तुम्हारा एमओआर क्या आया है इसमें, 165 का आया है, उसको आप W²/8 से इक्वेट कर दो, तो जो W आएगा वो आपका लोड इंटेंसिटी है जो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, फटाफट निकालो, जिस पर कैलकुलेटर है फटाफट निकालो W की वैल्यू क्या आ रही है, फटाफट बताओ। जिसके पास कैलकुलेटर है फटाफट W की वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को। एल क्या है इसमें? सर 52.82 किलो न्यूटन पर मीटर। हाँ, तो आ तो गया, और क्या चाहिए? और सर सुपर सुपर इम्पोज लोड सर। वो कुछ नहीं है यार, देखो आपका टोटल जो है 52.82, ये दोनों की तरफ से है, डेड लोड की वजह से भी और लाइव लोड की वजह से भी। ठीक है, डेड लोड क्या होगा? डेड लोड आपका बेसिकली क्या है? बीम का एरिया इंटू बीम का वॉल्यूम इंटू उसका सेल्फ वेट। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ क्या है? 550। ठीक है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंटू इसका डेप्थ क्या है? इसका विड्थ क्या है? 230, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंटू 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर हम लेंथ मान रहे हैं। ठीक है, इंटू 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आपका पता है डेंसिटी होती है आरसीसी की, तो इस सब कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, फटाफट बताओ क्या वैल्यू आई, फटाफट जिसके बाद कैलकुलेटर। सर 3.1625। एक मिनट नहीं कर रहे। ठीक है, 3.1625 आया। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और इसमें कितना है? 52.82। हाँ, तो बस ये इस आंसर में थोड़ी गलती होगी, इससे आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, इससे आप इसको माइनस कर लो तो कितना आएगा? 52.82, 52.82 माइनस 3.1625, आपका आ गया आंसर 49.6575। पर आपको पता है ये फैक्टर्ड है। ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 1.5, तो ये आपका 32 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, वैसे है ये, कहना कंफ्यूज नहीं होना। आपको बस डेड लोड माइनस करना था और स्कैटर सिटी लगाना था उसमें। ओके सर। चलिए फिर तो इस क्लास को एंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बताया तो मैं आपको आगे पीडीएफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे डिटरमिनिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाना मुझे इसमें, आपको ऑलरेडी बता दूंगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से कैसे आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले सबको पता ही है। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्ट्रेस निकालना है। फिर इसका एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो आरसीसी बीम है विथ 300 mm का, ओवरऑल डेप्थ है 640 mm का, एएसटी गिवन है 4 बार्स और 20 mm डाया, बीम हैज टू कैरी अ सुपर इम्पोज लोड, मतलब लाइव लोड 50 पर मीटर का, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, मतलब डेड लोड भी एडेड है इसमें, और इफेक्टिव स्पैन 4 मीटर गिवन है। डिटरमिन द एक्चुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन स्टील एंड कंक्रीट, मतलब सिग्मा एस एंड सिग्मा सी निकालना है। इफेक्टिव कवर 40 का है, तो अगर आप ओवरऑल डेप्थ से इफेक्टिव कवर माइनस कर लोगे तो क्या आएगा आपका? इफेक्टिव कवर। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, एम गिवन है 13.33। ऑल्सो फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट 50 mm फ्रॉम द टॉप। ठीक है, दोनों चीज करेंगे हम। बी गिवन है, डी हमने निकाल लिया, एएसटी निकाल लिया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल ली, बी एन स्क्वायर अपॉन 2, ये पता ही है आपको। ठीक है, इससे हमारा एन आ गया 208.97। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक और स्टेप करना है, वो है कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कितना है इसका। क्रिटिकल न्यूट्रल कितना होगा इसका, एक बार कोई मुझे निकाल के बता सकता है तो, 280 डिवाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई प्लस सिग्मा एस कितना होगा, इसमें आपका सिग्मा एस टी इसमें नहीं गिवन है, सिग्मा एस टी आप 130 मान लो इसमें। ठीक है, तो 0.474179 इंटू 600। ठीक है,
तो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे इसमें तो आपको 250 के आसपास आएगा, उससे कम है आपका, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अंडर इन्फोर्स्ड है, अगर अंडर इन्फोर्स्ड है तो स्टील की साइड से निकालोगे मोटर रेजिस्टेंस, ये आपका मोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/8, इसको अगर आप इससे इक्वेट करो, देखो ऑब्वियसली बात है मोटर रेजिस्टेंस इससे निकालते हो, ठीक है। अगर आप मोटर रेजिस्टेंस को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका सिग्मा एस टी आ जाएगा। सिग्मा एस टी आ गया। मोटर रेजिस्टेंस बेसिकली अंडर इनपुट में हम सीधे ऐसे निकालते हैं, वही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर होना चाहिए, तो तुमने बराबर किया बस सिग्मा एस टी, ठीक है। उससे हमारा सिग्मा एस टी आया, ठीक है। और फिर सिग्मा एस टी आ गया हमारा, सिग्मा एस टी पता है हमें, एम पता है, डी पता है, एन पता है, ठीक है। तो इस जो हमारा ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला हमारा आया है उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, हमारे आज क्लास खत्म होने वाली है, फटाफट में अटेंडेंस मार्क करो चैट पे, योर नेम एंड बीटी रोल नंबर, फटाफट, ठीक है। तो इससे हमारा सिग्मा सी आ गया, ठीक है, सिग्मा सी आ गया, सिग्मा एस टी आ गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बोली है कि सिग्मा सी निकालने के बाद आप सिग्मा सी 50 mm नीचे भी निकालो, मतलब यहाँ तो निकाले सिग्मा सी आपने, ठीक है, वेरी गुड, बट टॉप से 50 mm नीचे भी निकालो। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है ना। तो अगर 208.97 पे वो 6 न्यूटन/mm² तक पहुंच रहा है, तो उससे 50 mm कम में वो कहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। बेसिकली सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा के आपका सिग्मा सी डैश निकल आएगा, ठीक है। तो आज हमारा ऑलमोस्ट डब्ल्यूएसएम पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टेंस निकालना वो रहता है हमारा, ठीक है। मोमेंट रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं हम, ठीक है। अंडर इन फोर्स, ओवर इन फोर्स, बैलेंस, तीनों के लिए कैसे निकालते हैं, किस साइड से निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेसेस निकालना, सिग्मा एस टी कैसे निकालते हैं, सिग्मा सी कैसे, देखो सिग्मा एस टी और सिग्मा सी दोनों ही नहीं पता था हमें, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस निकाला, फिर हमने निकाला, इसमें एक और स्टेप आएगा वो आप खुद करोगे, ठीक है। उसमें आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, जो आपका 250 के आसपास आएगा, तो 250 से कम है ये, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो गया, किस क्या टाइप ऑफ सेक्शन हो गया, ये आपका हो गया टाइप ऑफ सेक्शन हो गया आपका, ये आपका हो गया अंडर इनफोर्स। अंडर इनफोर्स है तो स्टील की साइड से निकालोगे, तो स्टील का जो मोमेंट रेजिस्टेंस है बेसिकली एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट के बराबर होना चाहिए, तो आपको पता है ये, ठीक है। तो इसको हम बराबर करेंगे, सिग्मा एस टी आ जाएगा, सिग्मा एस टी निकालने के बाद इस फॉर्मूले से आपका सिग्मा सी आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एस टी और सिग्मा सी दोनों निकालना हम यहाँ से सीख गए, ठीक है। चलिए फिर 33 लोग ही हैं एंड 33 क्वेश्चन आ चुके हैं, मेरे को अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट आपसे मिलते हैं।